हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, comparative politics is a comparative analysis of various types of institutions and governments who said तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। किसने कहा? ए. रॉयसी मैग्रिस, बी. जीन ब्लॉन्डल, सी. जी.के. रॉबर्ट्स, डी. एडवर्ड ए. फ्रीमैन। ये कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसने दी है आपको बतानी है। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। और इस तरह की डेफिनेशंस कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को लेकर के प्रीवियस ईयर में आई हुई है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड ए. फ्रीमैन, जो कि अमेरिकन फिलोसफर हैं और इन्होंने ही कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की ये डेफिनेशन दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावेल देयर आर 3 फंडामेंटल इंटेंशंस ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। आलमंड एंड पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के 3 मौलिक मंतव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आपको बताना है। ए है साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण। बी. टू स्टडी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन अ सिस्टमैटिक वे, राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना। सी. परफॉर्मिंग एनालिसिस इंस्टीट्यूशंस कंपेरेबल टू साइंटिफिक एक्टिविटी, वैज्ञानिक गतिविधि से तुलनात्मक विश्लेषण संस्थाओं का करना। डी. मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। आलमंड एंड पावेल ने 3 फंडामेंटल इंटेंशंस दिए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और हर क्वेश्चन को लगाने में अपना 100% दिया करिए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परफॉर्मिंग एनालिसिस इंस्टीट्यूशंस कंपेरेबल टू साइंटिफिक एक्टिविटी। इसकी बात आलमंड एंड पावेल ने नहीं की है कि ये इंटेंशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का होता है, जबकि आप देखिए कि ए ऑप्शन सही है, जिसमें कि पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण करना, ये तुलनात्मक राजनीति करती है। और बी भी कि राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना, और ऑप्शन डी भी कि तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। ये सारे जो बाकी 3 हैं ये इंटेंशंस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, लेकिन जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बुक है और ऑथर है। बुक्स देखिए कौन कौन सी हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एम कर्टिस हैं, लुशियन पाई, आलमंड एंड पावेल, पीटर एच मार्कल। कौन सी बुक किसने लिखी है? आप मैच कराइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे ऑप्शन देख लीजिए और मैच कराइए। देखिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किताब किसने लिखी है इनमें से। देखिए, सबसे पहले हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बुक लेते हैं कि ये बुक किसकी है। ये बुक है आलमंड एंड पावेल की। और
इस बुक का पूरा नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, गैब्रियल आलमंड एंड बिंघम पावेल की बुक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाम से देखिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, इसलिए आप इनके पूरे नाम जान करके लिखा करिए अपने नोट्स में कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है और साथ में इस किताब का पूरा नाम क्या है और किसने इस किताब को लिखा है। अब आप देखते हैं कि बी में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये बुक किसकी है? ये बुक है एम कर्टिस की। और देखिए माइकल कर्टिस की ये बुक 1968 में पब्लिश हुई है। फिर है कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये बुक है लूसियन पाई की, 1961 में पब्लिश हुई है। लास्ट में देखिए डी के साथ एक ही ऑप्शन बचता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ये फोर्थ में जाके मैच करेगा। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बुक है पीटर एच मार्कल की। देखिए ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का फोर्थ है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आलमंड विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट्स आर देयर इन पॉलिटिकल सिस्टम। आलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत में निम्न में से कौन से प्रकार हैं? ए रूल मेकिंग, नियम निर्माण, बी रूल यूजेज, नियम प्रयोग, सी रूल यूनिवर्सलिटी, नियम सार्वभौमिकता, डी रूल डिसीजन, नियम निर्णय। गैब्रियल आलमंड ने आउटपुट्स दिए हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये आउटपुट होते हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से आउटपुट आलमंड ने बताए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, जिसमें कि पूछा गया था कि गैब्रियल आलमंड के अनुसार इनपुट में क्या क्या आता है पॉलिटिकल सिस्टम के, तो वहाँ पर इनपुट पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपसे आउटपुट पूछ रहा है प्रीवियस ईयर, इसीलिए हम देखते हैं जिससे कि हम अपना जो प्रिपरेशन है उसका एक बेस बना सकें कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और अब इसके आगे क्या पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए गैब्रियल आलमंड ने जो आउटपुट्स बताए हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में होते हैं, रूल मेकिंग को बताया है, नियम निर्माण को बताया है, फिर है रूल यूजेज, इसको भी बताया है, नियम प्रयोग को, नियम सार्वभौमिकता नहीं बताया है, इसकी बात नहीं की है आउटपुट में, और रूल डिसीजन नियम निर्णय इसकी बात की है। इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और देखिए इनपुट में क्या क्या बताया पॉलिटिकल सिस्टम के, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था कि राजनीति समाजीकरण, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहन और राजनीतिक संचार, ये 4 तरह के इनपुट बताए थे और यहाँ पर 3 तरह के आउटपुट बताए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हु सेज दैट द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर्स ओनली इन क्वांटिटी एंड नॉट इन टाइप। किसका कहना है कि लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं? ए लॉर्ड ब्राइस, बी लीकॉक, सी गार्नर, डी फाइनर। इस तरह के देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन पर रिमार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये गार्नर का स्टेटमेंट है कि जो लिखित और अलिखित संविधान है इनमें सिर्फ मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। देखिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। निम्न में से संविधानवाद के लक्षण कौन से हैं? आपको बताना है। ए है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, बी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लोकतांत्रिक शासन, सी सेपरेशन ऑफ पावर्स शक्तियों का विभाजन, डी सोशल प्लुरलिज्म सामाजिक बहुलवाद। कोड्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ए बी सी, बी सी, ए बी डी, ए बी सी डी। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत आसान है ये।
इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है कैरेक्टरिस्टिक में, लोकतांत्रिक शासन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है और सोशल प्लूरलिज्म भी शामिल है, सामाजिक बहुलवाद भी लक्षण है संविधानवाद के। साथ में देखिए कुछ और भी हैं, जैसे कि विधि सम्मत शासन, गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, और मूल अधिकारों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ पीसफुल चेंज इन अथॉरिटी एंड सिस्टम। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के होते हैं। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ए बी सी डी आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज रॉबर्ट डहल्स बुक अ प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी पब्लिश्ड? रॉबर्ट डहल की पुस्तक अ प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए 1952, बी 1954, सी 1956, डी 1958। पब्लिशिंग ईयर रॉबर्ट अलान डहल की बुक का बताना है, अ प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी का। इसका सही आंसर क्या होगा? 1952 है या 54 है या 56 है या 58 है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1956, 1956 में रॉबर्ट अलन डहल की ये किताब पब्लिश हुई है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि हु गवर्न्स है, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स है, डायलेमास ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है। देखिए 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर सजेस्टेड बाई आलमंड? निम्नलिखित में से कौन सी आलमंड द्वारा सुझाई गई राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य हैं? ए कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस, एलाइटिस्ट ओरिएंटेशन, प्रिमिटिव ओरिएंटेशन, संज्ञानात्मक अभिविन्यास, अभिजात वर्ग उन्मुखीकरण, आदिम अभिविन्यास। बी है इवोल्यूटिव ओरिएंटेशंस, एलाइटिस्ट ओरिएंटेशन, मास ओरिएंटेशन, मूल्यांकन अभिविन्यास, अभिजात वर्ग उन्मुखीकरण, जन अभिविन्यास। सी इफेक्टिव ओरिएंटेशंस, इवोल्यूटिव ओरिएंटेशन, एलाइटिस्ट ओरिएंटेशन, प्रभावी अभिविन्यास, मूल्यांकन अभिविन्यास, अभिजात वर्ग अभिविन्यास। डी कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस, अफेक्टिव ओरिएंटेशंस, इवोल्यूटिव ओरिएंटेशंस, संज्ञानात्मक अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास। पॉलिटिकल कल्चर के वेरिएबल्स आपको बताने हैं आलमंड के अकॉर्डिंग। जो इसके पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था वो था फाइनर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल कल्चर्स के वेरिएबल्स आपको बताने थे, लेकिन यहां पर आपको आलमंड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस, अफेक्टिव ओरिएंटेशंस और इवोल्यूटिव ओरिएंटेशन। संज्ञानात्मक अभिमुखीकरण है, भावात्मक अभिमुखीकरण है और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण है। राइट, अब देखिए कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस में क्या बताया आलमंड ने? इसमें बताया कि इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत हितों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में पार्ट लेने को खुद को तैयार करता है, तो ये कॉग्निटिव ओरिएंटेशन में शामिल है। दूसरा है अफेक्टिव ओरिएंटेशंस। इसमें क्या है कि इसका रिलेशन इंडिविजुअल की उन भावनाओं से है जिनके कारण वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज से लगाव या अलगाव रखने लग जाता है, तो ये हो गया भावात्मक अभिमुखीकरण। लास्ट है इवोल्यूटिव ओरिएंटेशंस, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। इसमें इंडिविजुअल राजनीतिक संगठन, उसके कार्यों, एम्स और अचीवमेंट को इवोल्यूएट करता है, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके वर्क्स को और एम्स अचीवमेंट को इवोल्यूएट करता है, और यदि इवोल्यूशन जो है वो उसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेता है। ये हो गया इवोल्यूटिव ओरिएंटेशंस। इस तरह के 3 ओरिएंटेशंस ये आलमंड ने बताए हैं। और जो फाइनर की मैंने बात की, जो प्रीवियस ईयर में आया था, वो भी समझ लीजिए कि पॉलिटिकल कल्चर के वेरिएबल्स आए थे, तो उसमें जो राइट आंसर होगा जो फाइनर ने बताए हैं वेरिएबल्स पॉलिटिकल कल्चर के, वो है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर,
डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर, लो पॉलिटिकल कल्चर और मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर। परिपक्व, विकसित, निम्न, न्यूनतम स्तरीय राजनीतिक संस्कृति। ये फाइनल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देखिए आलमंड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 9th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड पार्टी आर इनएविटेबल, नो फ्री कंट्री हैज बीन विदाउट देम, नो वन हैज शोन हाउ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कुड बी वर्कड विदाउट देम। निम्नलिखित में से किसने कहा पार्टी अपरिहार्य है, उनके बिना कोई भी स्वतंत्र देश नहीं रहा है, किसी ने नहीं दिखाया कि प्रतिनिधि सरकार उनके बिना कैसे काम कर सकती है। ए एडमंड बुर्क ने, बी हबर ने, सी मैकाइवर ने, डी ब्राइस ने। बताइए किसका स्टेटमेंट है? पॉलिटिकल पार्टी के लिए, राजनीतिक दल की यहां पर बात की जा रही है। इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राइस का ये स्टेटमेंट है पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक दल के लिए। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व क्या हैं? ए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, बी यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, सी गवर्नेंस, शासन का संचालन, डी पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों कोड देख लीजिए, ए बी, बी सी, सी डी, ए बी सी डी। कौन से एसेंशियल एलिमेंट इनमें से पॉलिटिकल पार्टीज के हैं? देखिए क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए। क्वेश्चन अगर इजी हैं तो उसे भी आप अटेम्प्ट करिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टफ है तो वो भी क्वेश्चन आप ज़रूर लगाया करिए, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। कहीं आपका कुछ कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया है वो आपको समझ में आएगा, इसलिए आप क्वेश्चंस हर तरह के लगाया करिए। अब इसमें एसेंशियल एलिमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कौन कौन से हैं? देखिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, आवश्यक तत्व राजनीतिक दल के लिए बिल्कुल है, और संवैधानिक उपायों का प्रयोग, शासन का संचालन, राजनीतिक प्रशिक्षण। तो इसमें बी है, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, ये एसेंशियल एलिमेंट है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बिल्कुल है। लेकिन जो ये सी और डी है, शासन का संचालन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ये एलिमेंट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के, ये फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो सी और डी बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ए और बी एसेंशियल एलिमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 11th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ वन पार्टी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन एक पार्टी प्रणाली की योग्यता है? जहां पर जिन नेशंस में सिर्फ एक ही पार्टी होती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि उस एक पार्टी प्रणाली की मेरिट्स क्या क्या हैं। ए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, सुदृढ़ शासन, बी डिसिप्लिन अनुशासन, सी पर्सनल फ्रीडम व्यक्तिक स्वतंत्रता, डी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास में सहायक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों कोड देख लीजिए और बताइए कि वन पार्टी सिस्टम की मेरिट्स इनमें से कौन कौन सी हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ए है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, ये तो होता है वन पार्टी सिस्टम में और ये इसकी मेरिट भी है कि ज़रूरत पड़ने पर यह है कि कभी कभार भय और आतंक का सहारा वहाँ पर लिया जाता है, लेकिन ये मेरिट में आता है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस चलती है। बिल्कुल। बी है डिसिप्लिन अनुशासन, ये भी देखिए वन पार्टी सिस्टम में बिल्कुल होता है, जैसे कि वहाँ पर हड़ताल वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाती। सी है पर्सनल फ्रीडम व्यक्तिक
शुद्धता, तो ये देखिए बिल्कुल नहीं है। वन पार्टी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि इंडिविजुअल्स वहाँ पर अपने थॉट्स नहीं रख पाते वन पार्टी सिस्टम में। और डी है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में सहायक। तो ये वन पार्टी मेरिट है सिस्टम की, देखिए ये बिल्कुल है। जैसे कि हम चाइना में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो रहा है वन पार्टी सिस्टम। अब इसका सही आंसर देखिए क्या है, ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये वन पार्टी सिस्टम की मेरिट्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन है, हु सेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगिंस एंड एंड्स विद पार्टीज। किसने कहा ब्रिटिश सरकार पार्टियों के साथ शुरू और समाप्त होती है? ए, टोनी ब्लेयर, बी, आर्थर डब्ल्यू मैकमोहन, सी, ऑग एंड जिंग, डी, जेनिंग। इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट एक और आपको मिलता होगा पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, जो कि गार्नियर का स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगिंस एंड एंड्स विद पार्टीज। किसका स्टेटमेंट है ये? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जेनिंग का ये स्टेटमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, अतुल कोहली हैज डन comparative study of which countries in his book State Directed Development। अतुल कोहली ने अपनी पुस्तक स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट में किन देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? ए, नाइजीरिया, जापान, स्पेन, साउथ अफ्रीका, बी, इंडिया, जाम्बिया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, सी, इंडिया, फ्रांस, ब्राजील, चाइना, डी, इंडिया, नाइजीरिया, ब्राजील और कोरिया। इस बुक का पूरा नाम है स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्लोबल पेरिफेरी। अब बताइए कि किन देशों का इस किताब में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया है, नाइजीरिया है और ब्राजील और कोरिया। अतुल कोहली ने देखिए 3 तरह के स्टेट के मॉडल्स भी बताए हैं, आप जान लीजिए। फर्स्ट बताया है सहचारी पूंजीवादी राज्य, कंपेनियन कैपिटल स्टेट। सेकंड है नवपैतृक राज्य, न्यू एंसेस्ट्रल स्टेट। और थर्ड है खंडित बहुवर्गीय राज्य, फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट। अतुल कोहली पर क्वेश्चंस 1 से 2 एग्जाम में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, बाय विच ट्रीटी इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार किस संधि से माना जाता है कि किस संधि के बाद से यूरोप में नेशनलिज्म डेवलप होने लगा था? ए, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, लिस्बन की संधि, बी, ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स की संधि, सी, सिंगल यूरोपियन वेस्ट ट्रीटी, एकल यूरोपीय पश्चिम संधि, डी, वेस्टफेलिया ट्रीटी, वेस्टफेलिया संधि। इसका सही आंसर क्या होगा? किस ट्रीटी के बाद से यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विचार है वो डेवलप होने लगा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्टफेलिया ट्रीटी। ये संधि युद्ध को रोकने के लिए हुई थी। वेस्टफेलिया जर्मनी में एक प्लेस है। इसमें 2 ट्रीटी साइन हुई थी, एक ऑस्नाब्रक में और एक मंस्टर में, 2 प्लेसेस पे। यहाँ पर वॉर चल रहा था, रिलीजियस वॉर था वो, बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में। 30 ईयर और 80 ईयर के वॉर्स खत्म हुए थे इस ट्रीटी के बाद। फिफ्टींथ क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द स्लोगन ऑफ मॉडर्नाइजेशन गिवन बाय डेंग सियोपिंग। किस वर्ष में डेंग सियोपिंग द्वारा आधुनिकीकरण का नारा दिया गया था? ए, 1977 में, बी, 1978 में, सी, 1979 में, डी, 1976 में। आधुनिकीकरण का जो स्लोगन है वो कब दिया इन्होंने? ये चाइना की बात है, ये चाइना के थे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
1978 1978 में आधुनिकीकरण का नारा दिया और बाजारवादी समाजवाद का प्रयोग भी किया। देखिए आज जो क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसे भी मेंशन कराइए कि आपको किस क्वेश्चन में क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर कीजिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और देखिए टेस्ट सीरीज आपके लिए लाई गई है जिसकी कॉस्ट 150 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 टेस्ट सीरीज हैं। अगर आपको लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए और हर यूनिट से देखिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उनको लगाइए। 1 से स्टार्ट किया करिए, लास्ट तक आप सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। और देखिए सारे क्वेश्चन न्यूली सिलेबस पर बेस्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, एक्सपेक्टेड भी है, प्रीवियस ईयर भी हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस जरूर लगाइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब बटन में बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।